नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत एक चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और आपका चैप्टर रहेगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। हम लोग इस टॉपिक को कथन एवं कार्रवाई के नाम से भी जानते हैं। इफ़ आपके पास स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन चैप्टर से क्वेश्चन डिजाइन होता है तो बेसिकली टॉपिक की वर्किंग क्या है वो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा बिफोर प्रोसीडिंग टू द थ्योरी। तो स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन में बेसिकली क्या होगा कि आपके पास स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम मेंशन होती जनरली, ठीक है। मतलब कथन में आपको कोई समस्या दी जाती है, उस समस्या का जो समाधान होता है, उस समस्या का समाधान होगा, उस समाधान को आप लोग कोर्स ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। और जनरली आपके पास इफ़ मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ क्वेश्चन की, तो फर्स्ट एंड सेकंड दो कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। जो आप कोर्स ऑफ एक्शन देखना चाहते हैं क्वेश्चन के साथ एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए कुछ थ्योरी होती है, उस थ्योरी के ऊपर अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन का मीनिंग आपको बताया कि स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन में सिंपली स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट में प्रॉब्लम मेंशन की जाएगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको कोर्स ऑफ एक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि थ्योरी में आप देख भी पा रहे हैं कि अ कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन to be taken for improvement, solution in regard to the problem, policy, etc. मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन आपका एक स्टेप है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, किसके लिए? टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट, सॉल्यूशन इन रिगार्ड टू द गिवन प्रॉब्लम, पॉलिसी, एटसेट्रा। गिवन प्रॉब्लम पॉलिसी का जो आपको सॉल्यूशन लेना है, उसके रिगार्डिंग जो आप स्टेप्स लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड योर कोर्स ऑफ एक्शन। On the basis of the information given the statement, you have to assume everything in the statement to be true. Then decide which of the suggested course of action logically follow or follows for solving the given problem situation. क्या लाइन का मीनिंग हुआ कि आपके पास बेसिकली स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसमें आपको गिवन फैक्ट्स एंड डेटा के रिगार्ड में एवरीथिंग एज्यूम करना है। आपका नॉलेज वर्क करेगा तो आपको गिवन प्रॉब्लम के बारे में एवरीथिंग एज्यूम करना है, ठीक है। देन आफ्टर कोर्स ऑफ एक्शन लेना, और जो कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे दैट शुड बी लॉजिकली फॉलोज। लॉजिकली फॉलोज का मतलब आप उसको प्रैक्टिकली फॉलो करवा पाए, राइट ना। ठीक, चलिए गाइडलाइन टू फाइंड द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं उनको देखिएगा। पहला पॉइंट, कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी फीजेबल, प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट। जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो फीजेबल और प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं पॉइंट को। स्टेटमेंट है, पावर कट्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री हैव पुट द स्टूडेंट्स इन ट्रिमेंडियस डिफिकल्टी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। स्टेटमेंट में अपन को क्या समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, कि बेसिकली मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, मीन्स अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ तो इंडिया में मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री मतलब आपके पास अराउंड 15 to 20 स्टेट्स में पावर कट की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है और ट्रिमेंडस डिफिकल्टी हो रही है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। तो मीन्स अभी एग्जामिनेशन का टाइम है और मोस्ट ऑफ द कंट्री के पार्ट में पावर कट हो रहा है और इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत अत्यधिक समस्या में हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन देखिएगा, द स्टूडेंट शुड मेक स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स लाइक जनरेटर्स एंड इन्वर्टर्स। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि सर इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट हो रहा है, तो मैं इसका कोर्स ऑफ एक्शन ये दूं कि सर पावर कट तो जो हो रहा है होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप अपने अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स कर लीजिए, स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स कर लीजिए, मैं लाइक जनरेटर एंड इन्वर्टर्स अपने घर में इंस्टॉल करवाइए। तो इफ़ आपके जनरेटर इन्वर्टर्स होंगे तो आप किसी भी तरह के पावर कट की डिफ़िकल्टी को फील नहीं करेंगे। तो आप मेरे को बताइए, क्या जो मैं कोर्स ऑफ एक्शन दे रहा हूँ गिवन प्रॉब्लम का, क्या ये प्रैक्टिकली फॉलो करवा पाऊँगा? मैं प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करवा पाऊँगा।
प्रैक्टिकली फॉलो क्यों नहीं करवा पाऊंगा? बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एज एन गवर्नमेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने सिटीजन्स को जो उनकी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो प्रॉपर एंड टाइमली अवेलेबल करवाऊँ। मैं ये नहीं बोल सकता, मैं अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं दे सकता कि आप अपने अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स कीजिए, ठीक है। नंबर 1 तो ये। सेकेंड, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ईच एंड एवरी पर्सन जनरेटर्स एंड इन्वर्टर्स परचेज कर ले मार्केट से, ठीक है। तो मीन्स इफ मैं ये कोर्स ऑफ एक्शन देता हूँ तो ये गिवन प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल या फीजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसा कि मैंने लिखा हुआ नोट, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू बाई सच कॉस्टली इक्विपमेंट्स, hence suggested course of action is not proper, right? तो means course of action must be feasible oblique practical to implement का मीनिंग आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ाते हैं चैप्टर। सेकेंड पॉइंट समझिएगा। तो बेसिकली टॉपिक का स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे होंगे कि स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन में ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टेटमेंट में प्रॉब्लम मेंशन होगी। यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड to find out the solution of that particular problem, you have to follow some of the guidelines which are explaining one by me. Second point देखते हैं, ensure that suggested course of action will not create any new problem. आपको ये इंश्योरिटी रखनी होगी कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया लेकिन उसके रिगार्ड आपके पास एक और न्यू प्रॉब्लम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप डेंटिस्ट के पास गए, आपके किसी एक पर्टिकुलर दांत में दर्द हो रहा था, ठीक। डेंटिस्ट ने कहा कि सर इस पर्टिकुलर टीथ का आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा और इसके बाद ये टीथ ओके हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, आपने उस पर्टिकुलर टीथ का रूट कैनाल ट्रीटमेंट लिया, बट डेंटिस्ट ने आपको कोई मेडिसिन दी थी, उस वजह से आपका इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन इन द सेंस थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, ठीक। कोई मेडिसिन दी उसने तो आपको इन्फेक्शन हो गया, जैसे एनेस्थीसिया देते हैं जनरली, तो एनेस्थीसिया उसने आपको दिया, उस वजह से क्या हुआ, आपको इन्फेक्शन हो गया, माउथ में आपके छाले हो गए। तो मीन्स आप एक चीज़ का सॉल्यूशन लेने गए थे, साथ में आपको एक और चीज़ गिफ्ट कर दी गई। तो ऐसा ना हो कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं लेकिन वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई वो एक अलग पॉइंट है, बट आप एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट कहना चाह रहा है, पढ़ते हैं इसको। क्या कहना चाह रहा है? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड ऑन द हाईवे ब्लॉकिंग द ट्रैफिक मूवमेंट टू प्रोटेस्ट द किलिंग ऑफ 5 लोकल्स बाई अ स्पीडिंग व्हीकल। स्टेटमेंट से मेरे को क्या समझ में आया कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर हुए हाईवे पे। क्यों हुए? क्योंकि आपके पास 5 पर्सन लोकेलिटी के एक स्पीडिंग व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, द पुलिस शुड फायर टीयर गैस सेल्स टू डिस्पर्स द क्राउड, ठीक। अब पुलिस गैस को टीयर गैस सेल्स फायर करने चाहिए, डिस्पर्स करने चाहिए, टीयर गैस सेल्स को डिस्पर्स करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि आपकी जो भीड़ है इधर उधर चली जाए, ठीक है। तो पुलिस को फायर करना चाहिए टीयर गैस। क्यों करना चाहिए? भीड़ को इधर उधर भगाने के लिए। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ऑलरेडी पर्सन्स एंग्री हैं, प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, सेंसिटिव सिचुएशन है, 5 पर्सन किल्ड हो गए। तो अगर आप पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि आप फायर कीजिए टीयर गैस शेल्स, तो इससे क्या होगा? लोग और उग्र होंगे, उनमें प्रशासन के प्रति, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति और आक्रोश जागृत होगा। इट मीन्स ये फर्स्ट तो आपका सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। सेकंड क्या है? द पुलिस अथॉरिटी शुड काम डाउन द सेंटीमेंट ऑफ द क्राउड। क्राउड के जो सेंटीमेंट हैं उनको काम डाउन करना चाहिए। एश्योरिंग एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट एंड डिप्लॉय पुलिस पर्सोनल्स एट द स्पॉट। तो सेकंड बिल्कुल ओके कोर्स ऑफ एक्शन है कि आप क्राउड के सेंटीमेंट्स को डाउन कीजिए, उनको समझाइए कि जो भी कल्प्रिट्स होंगे उनको जो भी हमारा कानून सज़ा देगा वह सज़ा मिलेगी, और जो पर्टिकुलर स्पॉट है वहाँ पे किसी भी तरह की जो आपके एविडेंस है उनके साथ छेड़खानी ना हो पाए। दैट्स वाई आप वहाँ पे पुलिस पर्सनल को भी डिप्लॉय कीजिए। या मैं सेकेंडली बोले, पुलिस पर्सनल अगर पर्टिकुलर स्पॉट पे रहेगा तो वापस से जो क्राउड है उसकी गैदरिंग नहीं होगी, कोई क्राउड को उकसा नहीं सकता, ठीक है। तो मीन्स सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल
ओके है, ये कोई भी नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो नोट में मैंने लिखा हुआ भी है, सेकेंड एक्शन इज पॉजिटिव एटीट्यूड बट फर्स्ट एक्शन इज लाइकली टू एग्रावेट द सिचुएशन। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड पॉइंट था अपना। चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग एग्जाम में मेंस में बहुत हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आपसे कह रहा है सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी प्रॉपरली बैलेंस्ड एंड को रिलेटेड विद द गिवन प्रॉब्लम सिचुएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आपका सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए। मीन्स एक्सट्रीम हार्श एक्शन आप नहीं ले सकते, बैलेंस एक्शन लेना है। एंड जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे वो गिवन प्रॉब्लम सिचुएशन के रिगार्ड ही लेंगे। तो देखिए, टू सिंपल सॉल्यूशन फॉर अ मेजर प्रॉब्लम और टू हार्श एक्शन फॉर अ माइनर प्रॉब्लम इज नॉट एडवाइसेबल। स्टेटमेंट पढ़िएगा। सम बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स हैव बीन फाउंड टू कंटेन डेड इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज। मीन्स कुछ बॉटल्स में ना, कोल्ड ड्रिंक्स के में डेड इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज पाए गए हैं। कोर्स ऑफ एक्शन देखिएगा, द सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स शुड बी बैंड। कुछ बॉटल्स में बेसिकली आपके इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज पाए गए थे। अब आप कंप्लीट जो कोल्ड ड्रिंक्स के ब्रांड हैं उनकी सेल को बैन कर दें तो ये तो एक्सट्रीम हार्श एक्शन हो जाएगा ना। तो मीन्स मैंने यही बताया थर्ड पॉइंट में कि एक्सट्रीम हार्श एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो नोट, इट इज एन एक्सट्रीम एक्शन मैन्युफैक्चर शुड बी वार्न्ड टू टेक cleanliness measures and to ensure that no such incidents take place in future। ठीक, तो ये आपके पास ओके एक्शन होगा, बट जो मैं फर्स्ट अभी सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन दिखा रहा हूँ ये एक्सट्रीम हार्श हो जाएगा। राइट, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ फीमेल फर्टिसाइड हैज स्टिल नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी। ठीक, कोर्स ऑफ एक्शन देखिएगा, चाइल्ड लेबर शुड बी बैन। तो बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम क्या बात कर रहे हैं, फीमेल फर्टिसाइड। ठीक, ये अभी तक डिसअपियर नहीं हुआ हमारी सोसाइटी से, बट हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन किसके बारे में दे रहे हैं, चाइल्ड लेबर को बैन करना चाहिए। तो रिलेटेड नहीं है ना। तो अबव स्टेटेड एक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। तो गिवन प्रॉब्लम से कनेक्टेड होना चाहिए एंड प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए। ठीक, चलिए फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। बी अ एस्टेब्लिश फैक्ट, एक एस्टेब्लिश फैक्ट होना चाहिए। जैसे स्टेटमेंट, मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी। जैसे मैं एग्जांपल लूँ जयपुर सिटी का, तो जयपुर सिटी के सेवरल पार्ट्स में मलेरिया ब्रोकन आउट हो गया, बहुत अत्यधिक फैल गया है। कोर्स ऑफ एक्शन, एंटी मॉस्किटो लिक्विड्स शुड बी स्प्रेड इन द सिटी। राइट है, तो एस्टेब्लिश फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब भी आपका मलेरिया फैल रहा है तो आप फॉगिंग करवाइए, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करवाइए। ठीक है, पानी जमा ना होने दें गंदा कहीं पे। तो बिल्कुल प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है। तो देखिए, एस्टेब्लिश फैक्ट है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट दैट सच एक्शंस आर एप्रोप्रिएट, नो मॉस्किटो नो मलेरिया। ठीक, तो बी है एस्टेब्लिश फैक्ट भी समझ में आया होगा। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, मिनिमाइज और सॉल्व द प्रॉब्लम। थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट बहुत अच्छे से समझिएगा। थर्ड और फिफ्थ पॉइंट अगर आप स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में अप्लाई कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सही जाएंगे। चलिए फिफ्थ पढ़िएगा, मिनिमाइज और सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट, a group of college students has reported to be smoking and creating nuisance in the college premises during study hours। मतलब स्टडी आवर्स के ड्यूरिंग कुछ स्टूडेंट्स हैं ना कॉलेज के एटमॉस्फेयर को प्रॉपर नहीं रख रहे हैं। ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। चलिए कोर्स ऑफ एक्शन देखिएगा, some disciplinary action must be taken against these students and all other students should be made aware to it। ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल वैलिड है कि हम लोगों को जो डिसिप्लिन ब्रेक कर रहा है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और अदर स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि पर्टिकुलर पर्सन देखिए कॉलेज एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, उसको 15 डेज़ के लिए रेस्ट्रिकेट किया गया है या उस पर 5000 का फाइन इम्पोज किया गया है। तो इससे क्या होगा, रेस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं
वह इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, ये 5th पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अब आपके पास ये क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये बेसिकली बिगनिंग लेवल के क्वेश्चंस बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डायरेक्शंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको डायरेक्ट कर रहा है, इन द क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाई 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये बात अपन समझ पा रहे हैं कि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद 2 कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, राइट। यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू and on the basis of the information given in the statement decide which of the suggested course of action logically follow या follows for pursuing, right? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट। A very large number of students have failed in the final high school examination due to faulty questions in one of the subjects. स्टेटमेंट अगर बहुत डेप्थ में एनालिसिस करें, जैसा कि इस टॉपिक की थ्योरी की बात करें, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। आपको स्टेटमेंट में सब कुछ एज्यूम करना है। तो स्टेटमेंट पढ़िए, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे एग्जाम में, हाई स्कूल एग्जाम में 10 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे। उसमें से अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? 7 या 8 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट में से 7 या 8 स्टूडेंट्स फेल हो गए, फाइनल हाई स्कूल एग्जाम में फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए? ड्यू टू फॉल्टी क्वेश्चंस इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। किसी एक विषय में फॉल्टी क्वेश्चंस, मतलब किसी एक विषय में फॉल्टी क्वेश्चंस आए थे। तो मैं अगर हाई स्कूल एग्जाम्स का किसी एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करूं, तो लाइक मैथमेटिक्स का पेपर है, 80 मार्क्स का आपका पेपर है, 20 क्वेश्चंस हैं उसमें टोटल, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस गलत आ गए। अब 10 से 12 क्वेश्चन गलत आना, और वो भी फाइनल हाई स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो पूरे स्टेट में प्रॉब्लम अकर हो गई। तो 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट आ जाना एक मेजर ब्लंडर हो गया। ठीक, जो न्यूज़पेपर्स हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ पे हर जगह इस पेपर के बारे में चर्चा होगी। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या फिर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए बोला जाए, तो आपके कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे? तो आप क्या बोलेंगे? सर एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए वापस से। ठीक। सेकंड, आप बोलेंगे कि सर फाइनल हाई स्कूल एग्ज़ाम्स में इस तरह की एरर्स की गई है, तो जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। ठीक। तो देखिए कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ते हैं अभी। फर्स्ट, ऑल द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन दैट सब्जेक्ट शुड बी अलाउड टू टेक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। बिल्कुल फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है कि जो भी उस सब्जेक्ट में फेल हुए उनको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देने की परमिशन मिलनी चाहिए। ठीक, ये कोर्स ऑफ एक्शन डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स फेल हुए उनके सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करेगा। उन पर्सन्स को समझ में आएगा कि ठीक है, बोर्ड में एरर हुई थी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उन्होंने हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया है, एंड अब जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के बाद जो पर्सन कैपेबल होगा वो पास होगा, जो नहीं होगा वो फेल हो जाएगा, राइट। बट बोर्ड फॉल्टी नहीं होगा। तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डेफिनेटली ओके। सेकेंड, all those who are responsible for the error should be suspended and an inquiry should be initiated to find out the facts। जो भी इस एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको सस्पेंड करना चाहिए, राइट। बिल्कुल, जिन्होंने एरर करी उनको सस्पेंड करना चाहिए। अब बेसिकली जो पेपर आपका बनाया जाता है, फाइनल हाई स्कूल एग्जाम्स का पेपर बनाया जा रहा है, तो ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है। इस कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस में 4 से 5 पर्सन इन्वॉल्व हुए। ठीक, अब ऐसा जरूरी नहीं कि 4 से 5 पर्सन इन्वॉल्व है तो 4 से 5 पर्सन्स ने सभी के सभी पर्सन्स ने एरर की है। ठीक, इनमें से हो सकता है एक ने एरर की हो, 2 ने एरर की हो, या हो सकता है सब ने की हो। बट हम लोग बिना जांच के सभी को फॉल्टी नहीं कर सकते, या सभी को मैं नहीं बोल सकता कि किसी ने एरर नहीं की। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उनके अगेंस्ट उनको सस्पेंड करना चाहिए, एंड इंक्वायरी शुड बी इनिशिएटेड टू फाइंड आउट ऑफ फैक्ट्स। और फैक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए एक इंक्वायरी होना चाहिए। तो इंक्वायरी बेसिकली क्या करेगी कि किस स्टेप पे एरर हुई। ठीक, सस्पेंशन क्या करेगा
कि जो पर्सन्स आगे से पेपर्स में इन्वॉल्व होंगे उनको एक मैसेज रहेगा कि इफ़ वी विल मेक अ मिस्टेक देन वी हैव टू पे फॉर इट, राइट। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है उनको सस्पेंड करना चाहिए और इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए फैक्ट्स का फाइंड आउट करने के लिए। तो आप क्या बोलेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें स्टेटमेंट, मैनी प्राइवेट स्कूल्स हैव बीन violating government's directives and have been charging more fees than the specified limits। तो प्रॉब्लम क्या आई आपके सामने, प्रॉब्लम ये आई कि बहुत से प्राइवेट स्कूल है ना, जितना गवर्नमेंट ने फीस का लिमिट स्पेसिफाई किया है उससे बहुत अधिक चार्ज कर रहे हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स को वायलेट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की बात को जो वायलेट करेगा उसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। द कोर्स ऑफ एक्शन, द गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई सच स्कूल्स एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट देम। बिल्कुल ओके, गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए स्कूल्स को और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो फर्स्ट बिल्कुल ओके। सेकेंड, द गवर्नमेंट शुड नॉट लिमिट स्कूल फीस एंड कीप इट फ्लेक्सिबल फॉर द स्कूल्स टू डिसाइड। गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए, स्कूल्स को फ्लेक्सिबल कर दे कि जितना आप चाहें फीस ले लीजिए। तो सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन तो वैलिड नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। इससे क्या होगा, आप प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर देंगे। और मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, द सॉल्यूशन शुड मिनिमाइज और सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप स्कूल्स को दे देंगे रिलैक्सेशन कि आप जितना फीस चाहे उतना ले लो, तो फिर इस तरह से तो लिमिटेशन से फीस का ख़त्म हो जाएगा। अलग अलग स्कूल्स अलग अलग फीस चार्ज करेंगे, तो इससे पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ठीक है, तो ए कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो, राइट। ये भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये बेसिकली पीओ लेवल का एक क्वेश्चन मैं आपके साथ ले रहा हूँ। चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शंस देखिएगा। कह रहा इन द क्वेश्चन बिलो आर गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 courses of action number first, second and third. A course of action is a step or administrative decision to be taken for improvement, follow-up or further action in regard to the problem, policy, etc. On the basis of the information given the statement to be true, decide which of the suggested course of action logically follows for pursuing। ठीक, तो बेसिकली आपसे सिंपल सी बात कह रहा है कि आपके पास 3 कोर्स ऑफ एक्शन है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है उसके बारे में भी बताएं यहाँ पे क्वेश्चन में, और आपको इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे डिसीजन लेना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन डिजाइन होता है अब आपका पीओ पे। कह रहा है नाउ ए डेज चिल्ड्रन आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स प्लेइंग मोबाइल एंड कंप्यूटर गेम्स रादर देन प्लेइंग आउटडोर गेम्स। मीन्स पैराग्राफ समझे तो ये लाइन पढ़ के हमें मीनिंग समझ में आया कि आजकल बच्चे बहुत अट्रैक्टेड हैं मोबाइल गेम्स पे और कंप्यूटर गेम्स पे रादर देन प्लेइंग आउटडोर गेम्स। These games offer a remarkable graphical interface with illuminating images of cars, soldiers, fighters, and players, which attracts the interest of children towards this technology. And there are thousands of games on one platform, but it is very bad effect on children's health। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि अब आज की डेट में लोग मोबाइल्स पे गेम खेल रहे हैं। मोबाइल में बेसिकली आपका रिमार्केबल ग्राफिकल इंटरफेस है, इल्यूमिनेटिंग इमेजेस ऑफ कार्स है, सोल्जर्स है, फाइटर्स है, प्लेयर्स है, ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ गेम्स एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है, चिल्ड्रंस की हेल्थ खराब हो रही है। ठीक, तो हम यहाँ से क्या समझेंगे कि स्टूडेंट जो चिल्ड्रंस हैं वो मोबाइल और कंप्यूटर पे गेम्स खेलना पसंद करते हैं, किसकी तुलना में, आउटडोर गेम्स की तुलना में। और इस तरह के हज़ारों गेम्स एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और इस वजह से जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ पे इम्पेक्ट आ रहा है। इट लीड्स टू ओबेसिटी, मस्कुलर स्ट्रेन एंड आई डैमेज। तो उन्होंने बताया भी है कि क्या क्या इससे हो रहा है। ओवरऑल दिस इज नॉट अ बेनिफिशियल ट्रेंड एज इट कैन आइसोलेट अ चाइल्ड फ्रॉम सोसाइटी एंड मेक देम अनहेल्दी। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये चाइल्ड को अनहेल्दी कर देगा और सोसाइटी से क्या कर देगा, कट कर देगा, आइसोलेट कर देगा। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन शुड प्ले आउटडोर गेम्स टू कीप देयर बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन। क्या चिल्ड्रन को
अपनी बॉडी और माइंड को फिट एंड फाइन करने के आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए? हम कहेंगे हाँ खेलने चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडोर गेम खेलने से बताया है पैराग्राफ में कि चिल्ड्रंस की हेल्थ पे इम्पेक्ट आ रहा है, उनको ओबेसिटी हो रही है, मस्कुलर स्ट्रेन हो रहा है एंड आई डैमेज हो रहा है। ठीक, तो डेफिनेटली फिट एंड फाइन रहने के लिए उनको आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। पेरेंट्स शुड स्टॉप यूजिंग मोबाइल सो दैट द चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले मोबाइल गेम्स। कि पेरेंट्स को मोबाइल का यूज़ करना बंद कर देना चाहिए ताकि वो मोबाइल गेम्स ना खेलें। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम किसकी बात की गई? मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स की। तो अगर वो पेरेंट्स मोबाइल का यूज़ करना बंद भी कर देते हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। ठीक, और इस पर सेकेंड और बोलूँ तो आपको एवरीथिंग एज्यूम करना है। इसमें ये कहीं पे भी पैराग्राफ में मेंशन नहीं है कि चिल्ड्रन के पास सेपरेट मोबाइल नहीं है, वो भी रख सकता है। तो पेरेंट्स अगर मोबाइल का यूज़ करना बंद भी कर देते तो इससे कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन इनहांस नहीं होगी। ठीक, सेकेंड, कंप्यूटर्स पे भी तो ये गेम खेले जा सकते हैं। दैट्स वाई पेरेंट्स मोबाइल का यूज़ करना बंद कर दें, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। थर्ड, पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू फोकस ओनली ऑन स्टडी, नॉट एनी काइंड ऑफ गेम्स। कह रहा है कि एनी काइंड ऑफ गेम्स, किसी भी तरह के गेम्स पे फोकस नहीं करना, आपको केवल स्टडी पे ध्यान देना है। तो आप मेरे को बताइए, क्या थर्ड आपका गिवन प्रॉब्लम को इम्प्रूव करेगा? नहीं, ये तो एज इट इज़ प्रॉब्लम को रखेगा। आपको किसी तरह का गेम नहीं खेलना, आपको इंडोर एक्टिविटीज़ एज वेल एज आउटडोर एक्टिविटीज सब कुछ स्टॉप करके रखना है। तो ये तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो थर्ड भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे पढ़िएगा कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड करेगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। तो ये आपका आंसर ओनली फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो। ठीक, होप सो आपको ये स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन की वर्किंग समझ में आई होगी। कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और ये मेरी गारंटी है कि जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको भी अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। यदि आपको स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन अच्छे समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।